जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी, रहस्य भाग 2। भाग 1 में आपने सुना, मृदुल को बीच रात एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है जो उसे तुरंत घर से भाग जाने को कहता है। बीच रात इस तरह किसी का फोन आना और उसका यह कहना कि 2 लोग उसके दरवाजे आ चुके हैं और बस कुछ ही पल में उसे कैद कर लेंगे, मृदुल को असमंजस में डाल देता है। मृदुल जब खिड़की से नीचे झांकता है तो पाता है अजीब से दिखने वाले लोग जंजीरें लिए खड़े हैं। मृदुल किसी तरह बचकर निकल जाता है और उस पते पर पहुंच जाता है जहां उस व्यक्ति ने उसे बुलाया था। पर मृदुल के खौफ की रात तब शुरू होती है जब वो व्यक्ति, जिसका नाम प्रीतम था, बताता है मृदुल मर चुका है। मृदुल उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वापस जाने को जैसे ही मुड़ता है बेजान हो जमीन पर गिर जाता है। तब प्रीतम उसे बताता है कि इस दुनिया में रहने के लिए उसे वो धुआं सूंघना होगा जो वहां फैला था। अब आगे की कहानी। मृदुल खुद को असहाय पा रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे तपने लगा और हाथ पांव शून्य से पड़ गए। वो चाहकर भी ना तो हाथ हिला पा रहा था और न ही पांव। उसकी आंखें पथराने लगी और सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा। हिम्मत जुटा उसने रुकी सांसों से धुएं को अंदर लेना शुरू किया। कुछ पल तो खांसता रहा और लंबी गहरी सांसें लेता रहा। जैसे जैसे वो धुआं उसके फेफड़ों तक पहुंचने लगा, धुंधला सब कुछ उसे साफ दिखने लगा। थोड़े समय के लिए जमीन पर बेजान पड़े रहने के बाद वो फिर से बेहतर महसूस करने लगा। अब ये धुआं ही तुम्हें चलने फिरने लायक बना सकता है। समझो, इंसानों की दुनिया में जैसे अन्न उन्हें शक्ति प्रदान करता है, इस दुनिया में ये धुआं तुम्हें जीवंत रखेगा। तुम्हें हर 24 घंटे में एक बार इस धुएं को सूंघना होगा, वरना तुम बेजान हो कहीं पड़े रहोगे और वो लोग तुम्हें आसानी से पकड़ लेंगे। प्रीतम मृदुल के करीब आ गया। तुम जरूर मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो। मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। मृदुल उठकर वापस गाड़ी में बैठ गया और अपने घर की ओर जाने लगा। गलती कर रहे हो, पछताओगे, प्रीतम दूर से चिल्लाता रहा। पर मृदुल अनसुनी कर गाड़ी को रफ्तार देने लगा। हाईवे पर सूरज की किरणें हाजिरी लगा चुकी थी। मृदुल को ना तो प्यास लग रही थी और न ही भूख। उसे बस एक ही जुनून सवार था कि कौन थे वो लोग जो उसे पकड़ने आए थे और ये प्रीतम कौन है जो उसको किसी जाल में फांसना चाहता है। मृदुल अपने घर के पीछे पहुंच ही गया। उसने कार वापस वहीं खड़ी कर दी जहां से उसने ली थी और अपने घर की ओर बढ़ गया। वो डरा हुआ था और हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। उसने किनारे से अपने घर की ओर झांका। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी और उसका दोस्त रोहित आंसुओं में डूबा बाहर खड़ा था। माजरा क्या है? मुझे पीछे के रास्ते ही ऊपर जाकर देखना होगा। मृदुल पाइप के सहारे ऊपर कमरे की खिड़की तक पहुंच गया। पर जब उसने अपने कमरे के अंदर झांका तो भौचक्का रह गया। बेडरूम में नीचे उसकी लाश पड़ी थी, जिसको सर के नीचे सफेद चादर से ढका गया था। नाक के अंदर रुई डाली गई थी और चेहरा नीला पड़ गया था। तभी 2 लोग स्ट्रेचर लेकर आए और लाश को उस पर रखकर
नीचे ले गए। मृदुल को अब यकीन हो गया था कि वो मर चुका है। पर अगर वो मर चुका है तो क्या उसकी आत्मा भटक रही है? क्या प्रीतम किसी की भी आत्मा से बात कर सकता है? और अगर हां, तो मरने के बाद उसे कौन पकड़ना चाहता है? कई सवाल मृदुल को घेरने लगे। वो नीचे उतर आया। वो देख सकता था कि कैसे उसकी लाश को एम्बुलेंस में डाल दिया गया। एम्बुलेंस के करीब कुछ दूर के रिश्तेदार भी खड़े थे। देखते ही देखते एम्बुलेंस वहां से चली गई। लोगों की भीड़ भी छटने लगी और सूना सा उसका घर खाली हो गया। मृदुल अपने ही घर में अजनबी बना पड़ा रहा। अब तो वो खुद के वजूद पर भी संदेह करने लगा था। सूरज ढलते ही वो वापस प्रीतम के पास पहुंच गया। वहां फैला धुआं जाने उसे क्यों अब अच्छा लगने लगा था। वो लंबी सांसें खींच उस धुएं को अंदर लेने लगा। क्या हुआ? अब भी यकीन है या मुझे झूठा साबित करने में और समय की बर्बादी करोगे? प्रीतम घर के अंदर से बाहर आ गया। वो एक टक मृदुल को देखे जा रहा था। तो क्या मैं एक आत्मा हूं? और वो लोग कौन थे जो मुझे पकड़ने आए थे? क्या वो लोग मरने के बाद आत्माओं को लेने आते हैं? मृदुल उस उलझन से बाहर निकलना चाहता था। हां, तुम मृदुल की आत्मा हो। जब भी इस संसार में किसी की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा उसका शरीर तो छोड़ देती है, पर कुछ समय तक आसपास भटकती रहती है। तब तक यह निर्णय लिया जाता है कि उस आत्मा का अगला गंतव्य क्या होगा। क्या उसे मुक्ति मिलेगी या फिर उसे कर्मों के अनुसार आंका जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में उसको लेने के लिए लोग आते हैं, जिन्हें हम संग्राहक बोलते हैं। पर एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें आत्मा शरीर को त्याग तो देती है, पर वो समय चक्र में कहीं फंस जाती है और संग्राहक ये निर्णय नहीं ले पाते कि उसे कहां जाना है। तब उनको आने में देरी हो जाती है। इसका फायदा उठाते हैं बंदीबान, जो ऐसी आत्माओं को पकड़कर काले कुंड में डाल देते हैं और धीरे धीरे उस आत्मा की ऊर्जा को ग्रहण करने लगते हैं। समझ लो तुम्हारी सारी ऊर्जा को वो ले लेंगे और तुम बस एक बेजान कण बनकर रह जाओगे। वो जंजीरें तुम्हें पकड़ने के लिए थी और जो लोग तुम्हारे घर आए थे वो बंदीबान थे। ये लड़ाई संग्राहक और बंदीबान के बीच सदियों से चलती आ रही है। जैसे ब्रह्मांड में प्रकाश है तो अंधकार भी है, सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी है। पर तुम्हें कैसे पता चला मैं मरने वाला हूं? मृदुल बोल पड़ा। क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, बस मेरी मृत्यु 60 साल पहले हो गई थी। हमारी जैसी आत्माएं एक दूसरे को महसूस कर सकती हैं और ये धुआं हमें शक्ति तो देता ही है, बंदीबान को भी हमसे दूर रखता है। इस धुएं की वजह से ही बंदीबान हमें खोज नहीं पाते। तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह भटकता रहूंगा और डर में जीता रहूंगा? क्या कोई रास्ता नहीं है कि हम संग्राहक तक पहुंच सकें? मृदुल एक तरफ बैठ गया। संग्राहक भी हमारा पता तभी लगा सकते हैं जब यह धुआं हमारे अंदर ना हो। पर यह तय है, संग्राहक के पहले बंदीबान हमें पकड़ लेंगे। एक रास्ता है जो मुझे पिछली आत्माओं ने बताया था। अगर हम चाहते हैं कि संग्राहक हम तक पहले पहुंचे तो किसी जीवित शरीर को हमें अलविदा करना होगा। उसे ठंड की पहली बारिश का इंतजार कर अपने आंसुओं को बारिश के पानी में मिला हमें पिलाना होगा। इससे हम इंसानों की दुनिया से जुड़ जाएंगे और संग्राहक
हम तक पहले पहुंच सकेंगे। प्रीतम भी नीचे बैठ गया। अगर ऐसा था तो तुम क्यों नहीं निकल पाए? तुम इतने सालों से क्यों फंसे हो? मृदुल संदेहजनक अंदाज में प्रीतम को देखने लगा। अभी तक मुझ पर शक कर रहे हो? क्योंकि दो आत्माएं साथ होकर ही निकल सकती हैं और दोनों आत्माओं का आपस में मेल होना चाहिए, जैसे जन्म का समय, स्थान और राशि। यदि ये मिले तभी वो आत्माएं अपनी शक्ति को मिला सकती हैं। दोनों जब अपनी ऊर्जा को मिला लेंगे तो संग्राहक तक सूचना जल्दी पहुंचेगी। मेरी और तुम्हारी आत्मा मेल खाती है। अब बस जरूरत है इंसानी आंसू की। प्रीतम जानता था उसका दोस्त रोहित जल्दी सदमे से नहीं उभर पाएगा। वो ठंड का इंतजार करने लगा और जब पहली बारिश हुई तो मृदुल ने वो पेंटिंग जो उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त रोहित के लिए बनाई थी उसके सामने रख दी। रोहित को लगा मानो हवा में उड़कर वो पेंटिंग उसके सामने आ गई। उसके आंसू बिना रुके छलकने लगे। वो मृदुल की याद में करा करा कर रोने लगा। रोते वक्त उसकी नजर पेंटिंग के निचले हिस्से पर गई जहां लिखा था, अपना एक आंसू मुझे दे दे दोस्त, बारिश के पानी में मिलाकर। रोहित हैरान हो गया, पर मृदुल जानता था उसका दोस्त उसकी बात कभी नहीं टालेगा। उसने एक कप उठाया और अपने आंसू उसमें गिरने दिए। फिर वो कप उसने बारिश में रख दिया। रोहित शायद अपने दोस्त के मरने के बाद उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देना चाहता था। अपने दोस्त के इस एहसान को मृदुल नम आंखों से ताकता रहा। वो रोहित को गले लगा कह देना चाहता था, दोस्त, तूने एक ऐसा ऋण दिया है जिसको मैं कभी भी नहीं उतार पाऊंगा। प्रीतम और मृदुल ने पानी पी लिया और ऐसा करते ही संग्राहक उन तक पहुंच गए। अरे आप तो बहुत समय पहले से ही लापता हैं। और आप कुछ महीनों पहले। खैर चलिए, अब आगे की यात्रा आरंभ करनी होगी आप दोनों को। एक संग्राहक ने अपनी बात आगे रखी। जाते वक्त प्रीतम और मृदुल दूर काले पोशाक में लोगों को जंजीरें लिए देख सकते थे। वो बंदीवान इस बार फिर चूक गए थे। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।